हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किया चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की जो क्विक बुक है ना, वो कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एवं गवर्नेंस, चैप्टर नंबर 7 पार्ट 3 करेंगे। अभी हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें। गाइस, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम पेज भी है मेरा, आप उसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, अगर आप घटना चक्र की जो है वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक और बात की, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घटना चक्र की वीडियो के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी दृष्टि की अगर आपको वीडियोस देखनी है तो अब मैंने जस्ट स्टार्ट करी है, अभी इंडियन ज्योग्राफी करी है, उसके बाद मैं अभी पॉलिटी कर रही हूँ। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस, हम कर रहे थे फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स में जितना हमने कर लिया था उससे आगे की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे पदोन्नति में आरक्षण, यानी कि जो आपका प्रमोशन होता है ना, उसमें रिजर्वेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या होता है कि 1995 की बात है। तो यहाँ पे लिखा है 77वां संविधान संशोधन। मतलब देखिए, संविधान बनता है उसके बाद संशोधन हो रहे हैं। तो जो 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 द्वारा क्या होता है कि संविधान में क्या जोड़ा जाता है, 64 का इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पदोन्नति यानी कि आपका प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल जोड़ दिया और कहा कि एससी एसटी को जो है आरक्षण दिया जा सकता है। किस में? प्रमोशन जब हो रहा है ना, जॉब मिल गई उसके बाद जो प्रमोशन है उसमें भी आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि 80, अभी हमने 77वां संविधान संशोधन देखा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 85वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो वैसे ये हुआ 2001 की बात है। इसके द्वारा इसने कहा कि इसके द्वारा क्या हुआ कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी की व्यवस्था लोगे। मतलब किसकी व्यवस्था की गई है? परिणामी ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी की जो है आपकी व्यवस्था लागू की गई है। ये आपका जुड़ा है 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 से। अच्छा, इसमें लिखा है कि एम नागराज बनाम भारत संघ, ये केस है एम नागराज बनाम भारत संघ 2006। सुप्रीम कोर्ट कह रही है पदोन्नति यानी कि जो आपका प्रमोशन है उसमें आरक्षण देने से पहले 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। 3 शर्तें के बाद ही आप पदोन्नति में जो है आरक्षण देंगे। क्या बात? 1, पिछड़ेपन में प्रमाणिक आंकड़े हों। ठीक है, पिछड़ेपन का हो। फिर है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि प्रतिनिधित्व अगर उस वर्ग का कम है तब। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब जो प्रशासनिक मतलब बंदा, मान लो बंदा है, ठीक है, प्रशासनिक तरीके से ये दक्ष नहीं है तो आप उसको आरक्षण आपको तो उसको आप पदोन्नति में आरक्षण मत दीजिए। यानी कि हम जो ना, प्रशासनिक दक्षता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक दक्षता ठीक ठाक होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व नहीं है तब आप दो आरक्षण, और पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए तभी आप आरक्षण देंगे, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द की बात कर लेते। देखिए, तो इसमें लिखा है परिणामी ज्येष्ठता, अभी हमने पढ़ा कॉन्सिक्यूशनल सीनियरिटी। इसका नियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पदोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था के कारण क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति सेवा में वरिष्ठता यानी कि सीनियर है, वरिष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी वरिष्ठता स्थानीय क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वरिष्ठता क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्थायी हो जाएगी। इसी को इसने बोला परिणामी ज्येष्ठता। ठीक है, क्रीमी लेयर क्या होती है? वैसे ये हम पढ़ चुके थे, इसमें बहुत कुछ लिखा है। देखिए, इतना कोई इस तरह से नहीं पूछेगा, लेकिन अब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है पिछड़े वर्ग कि वे लोग जो अत्यधिक संपन्न हैं उन्हें न्यायालय ने क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब सपोज कि आप ना कोई ऐसे वर्ग में आते हैं जो पिछड़ा वर्ग कहलाता है, राइट? तो लेकिन हाँ, आप ना पैसों से संपन्न है, ठीक है, पैसों से आप संपन्न है तो आप किस में आ जाएंगे? क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, यानी कि आपको अब आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप पैसे से संपन्न है तो गरीब है, थोड़ा सा पैसों फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ लिखा कि क्रीमी लेयर से संबंधित मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब? 1992 में को देखते हुए सरकार ने न्यायाधीश क्या राम
नंदन प्रसाद की अध्यक्षता में क्या करा, एक समिति का गठन किया, उसे क्रीमी लेयर की के अंतर्गत आने वाले विभिन्न लोगों की पहचान करने का कार्य सौंपा। यानी कि यहाँ पे एक समिति बनती है, वो कहती है भैया क्रीमी लेयर में जो आ रहा है आप उसको ढूंढो, ठीक है। हाँ, किसकी अध्यक्षता में, राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता में आया, और इन्होंने कहा जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहा है उसको आप ढूंढिए, ठीक है। लिखा है समिति ने जांच के बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उनके अनुसार क्या है, अग्रलिखित व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब इसने कहा कि अब हमने एक रिपोर्ट पेश कर दी समिति ने, उसने कहा कि अब किनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, राष्ट्रपति के बच्चे, क्योंकि गाइस ये अगर ना पिछड़े वर्ग के भी है ना तो लेकिन संपन्न है, तो इनको क्यों दिया जाए आरक्षण, ठीक है। तो इनके बच्चों को, उपराष्ट्रपति के बच्चे, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो, संघ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य उनके बच्चे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, नियंत्रण महालेखा परीक्षा यानी कि कैग हो गया, केंद्रीय लोक सेवा श्रेणी तथा श्रेणी बी के अधिकारी हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बैंकों में कर्नल के समक्ष और उनके उच्च पद पर धारण करने वाले व्यक्ति, ठीक है। इन लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब इनके बच्चों को। हाँ, इनको मिला होगा मे बी कि अपने समय में, लेकिन अब ये है कि अगर इनने इस नौकरी में कदम रख लिया है, पैसा कमा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपनी स्थिति अच्छी कर ली, तो इनके बच्चों की भी स्थिति अच्छी होगी। तो अब बच्चों को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर में आ गए होंगे। सरकार ने सितंबर 2017 में क्या है, क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख से बढ़ाकर क्या है 8 लाख कर दिया। यानी कि अगर आप ऐसे वर्ग में आते हैं जो आप आरक्षण वाला वर्ग है, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो सैलरी है सालाना जो है 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए, तो इससे ऊपर है, ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बैकलॉग क्या होता है, तो इसमें लिखा है रिक्त सीट, मतलब जो बची हुई सीट्स हैं। हमने कहा कि आरक्षण 100 सीट जो है आरक्षित हो गई, ठीक है। इस साल के लिए 2023 के लिए 100 सीट आरक्षित थी, उसमें से जो 80 तो भर गई, बची 20 सीटें बच गई। इस पर कोई भी आया नहीं उस वर्ग का जिसको हमने आरक्षण दिया है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, रिक्त सीट, ये जो 20 सीट बची उसको भरे जाने की योग्यता बैकलॉग है, ठीक है। यदि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद नहीं भर पाते तो इन पदों को उनके अगले वर्ष के आरक्षित पदों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। अगर अगले वर्ष तक भी ऐसा नहीं हो पाता तो इन्हें सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। मतलब इसने ये कहा, देखिए 100 सीट थी, हमने कहा 80 हो गई, ठीक है, 20 बच गई, 20 पे कोई नहीं आया, 20 को हमने क्या करा 100 + 20 कर दिया, 120 कर दिया, और हमने देखा भैया यहाँ पे भी अब ये सीट्स भरी नहीं, 60 भरी, बाकी 60 बच गई। अब इसने कहा कि ये जो 60 सीट्स है उसको सामान्य वर्ग में डाल दो, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसने लिखा है आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण। मतलब इसने कहा कि 12 जनवरी 2019, आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ ही समय की पहले की बात है, को राष्ट्रपति ने क्या किया, राष्ट्रपति द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। चलिए, वर्तमान में ये 103वां संविधान संशोधन। अब गई ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है 124वां संविधान संशोधन, ये विधेयक है, ठीक है, और ये जो है ना 103वां अधिनियम हो गया। मतलब देखिए विधेयक बहुत सारे आ जाते हैं, पहला विधेयक आया सपोज, ठीक है, और राष्ट्रपति से मंजूरी बन गई और वो कानून बन गया, तो वो पहला अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने कहा दूसरा विधेयक आया, तो दूसरा विधेयक भी दूसरा अधिनियम बन गया सपोज, ठीक है। ऐसी 50 विधेयक आए और 50 के 50 विधेयक अधिनियम बन गए, मतलब पास हो गए, हाँ अधिनियम बन गए, एक्ट बन गया, मतलब कानून बन गया। सपोज 91वां अधिनियम 91वां विधेयक आया, यानी कि विधेयक आया, यानी कि बिल आया, सपोज 91वां बिल आया, लेकिन अब ये पास नहीं हो पाया और ये जो है एक्ट नहीं बन पाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 92वां विधेयक आएगा ना, देखिए 50वां जो विधेयक आया था, यानी कि बिल जो आया था, वो तो 50वां एक्ट बन गया, मतलब अधिनियम बन गया, यानी कि कानून बन गया था पास होने के बाद। 91वां जो बिल आया था वो जो है कानून नहीं बन पाया, ठीक है। 92वां जो बिल आएगा, ठीक है, अब ये कानून नहीं बन पाया, तो गैस ये नहीं माना जाएगा कि ये 91वां के बाद हम 91 पे अगला जो हम विधेयक लाएंगे वो 91वां माना जाएगा, नहीं, अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, 91वां नंबर ही गायब। 92वां जो विधेयक आया था अब ये पास हो गया और ये कानून बन गया सपोज, तो अब ये कौन से नंबर का कानून होगा, ये होगा 51, 50 के बाद ये 51 नंबर का एक्ट होगा, तो यही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 53 वाला भी जो है आपका एक्ट नहीं बन पाया,
4 वाला जब एक्ट बनेगा ना तो वो 52वां एक्ट होगा। देखो 50, 51, अब यहाँ बनेगा 52। यहाँ वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब एक्ट बनता है तो उसको हम गैप के संग नहीं लेते हैं, ठीक है। विधेयक को गैप के संग ले सकते हैं और कानून को नहीं। तो वही हुआ होगा कि 124वां जो बिल आया था ना, तो वो जब पास हुआ ना तो वो कौन से नंबर का एक्ट बना, यानी कि कानून बना, वो बना 103वें नंबर का कानून बना है, ठीक है। ये लिखा 124वां संविधान संशोधन विधेयक, वर्तमान में ये कौन सा है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अधिनियम यानी कि एक्ट है, इसको मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। इसकी बात करें 10% आरक्षण की सामान्य वर्ग में, तो इस संशोधन विधेयक के द्वारा क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग में शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% के आरक्षण का प्रावधान है। मतलब देखिए गाइस, पहले क्या होता था, सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता था, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो। लेकिन अब इसने ये बोला कि भैया अगर आप शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में अगर आप सपोज सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, ठीक है, यानी कि पैसों से परेशान है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसको शैक्षणिक या रोजगार क्षेत्र में 10% का आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात। अब इसने कहा कि इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा से क्रमशः 8 और 9 जनवरी को पास कर दिया गया। मतलब लोकसभा में 8 जनवरी को ये पास हो गया, राज्यसभा में 9 जनवरी को। अब इसने कहा कि उपयुक्त आरक्षण व्यवस्था हेतु संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करके नया खंड यानी कि 6 जोड़ा गया, ठीक है। और नए जुड़े हुए खंड से संबंधित प्रावधान देखिए, मतलब जब ये जो है लोकसभा राज्यसभा से पास हो गए, तो आर्टिकल 15 और 16 में क्या करा गया, 15(6) जोड़ दिया गया और 16(6) जोड़ दिया गया। ये दो जो खंड है ना जोड़ दिए गए, मतलब 15 में एक और खंड जोड़ दिया गया 6, 16 में एक और खंड जोड़ दिया गया 6, यानी 15 6 16 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया कि अब इसमें क्या लिखा है, 15(6)(a), ठीक है। इसमें क्या लिखा है, तो देखिए इसमें 15(6) जोड़ा गया, तो 6 के अंदर भी 2 हैं, ए और बी, ठीक है, ये बोला। तो 15(6)(a) में क्या क्या, इस प्रावधान के अनुसार क्या है, खंड 4 और खंड 5 में वर्णित वर्गों से इतर से अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू है। मतलब इसने कहा खंड 4 और 5 में जो भी वर्ग लिखे हुए हैं उससे अलग हम बात करें तो जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसकी बातें करी गई हैं आर्टिकल 15(6)(a) में, ठीक है। और आर्टिकल 15(6)(b) में क्या कहा गया है कि ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में जो है 10% का आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सपोज कि यहाँ पे A, B, C ये तीनों वर्ग जो है ना खंड 4 और खंड 5 में लिखे थे, लेकिन D नहीं लिखा था, लेकिन ये आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इसको यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है। 15(6)(a) में इसने कहा कि जोड़ दिया हमने, और इसी को क्या है कि शिक्षा संस्थान में 10% का क्या है आरक्षण मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 16(6) में क्या कहा, इसने कहा खंड 4 में जो वर्ग है ना उससे अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों और पदों में क्या है 10% का आरक्षण मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 15th वाले में हमने देखा था शिक्षा संस्थाओं में आपको 10% का आरक्षण मिल जाएगा, हाँ। और इसमें खंड 4 और 5 दोनों की बात कही गई थी, इसमें सिर्फ खंड 4 की बात कही गई। उससे अलग अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है तो उसको जो 10% का आरक्षण वो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, नियुक्तियों या पदों में मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में शिक्षा संस्थान थे और आर्टिकल 16 में जो हमने जोड़ा है वो है नियुक्तियों पदों में आरक्षण मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने कहा ध्यायत्व है कि ये 10% का आरक्षण प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग की कुल 49.5% आरक्षण से अलग हो गए, यानी कि हमने कहा था कि जो आरक्षण है ना वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा। पता नहीं गाइस यहाँ पे 49.5 लिखा है, वैसे 49.5 मान लीजिए, अप्रॉक्स में आप कह दीजिए 50%। 50% से ज़्यादा आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। और जो 50% में कौन कौन आ रहा था, SC ST और जो पिछड़ा वर्ग था, यानी कि क्या होता है OBC क्या होता है गाइस, बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो SC ST और बैकवर्ड कास्ट को अगर आप मिला दें तो आपका 50% से अलग से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये 10% का आरक्षण जो हमने दिया है ना, ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 10% का जो हमने आरक्षण दिया ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कह दोगे यार 50 तो ऑलरेडी है, फिर उसमें 10 और जोड़ दिया 60 हो जाएगा, तो नहीं गाइस, इसको आप 50 ही रखिए और ये 10 अलग से, ठीक है। साथ ही ये प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, यानी कि गाइस अब देखिए, अब निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी ये 10% का जो है वो आरक्षण मिलेगा होगा,
चाहे वो सरकार की सहायता प्राप्त कर रही हो या ना कर रही हो, यानी कि सरकार उन्हें पैसा दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, फिर भी जो निजी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है या जो निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल मान लीजिए, या निजी संस्थान है, उसमें भी 10% का आरक्षण होगा, चाहे वो सरकार से पैसा ले रहा हो ना ले रहा हो। तो आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, वो है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत होता है ना, उसका अंत करना। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्टिकल 17 में घोषणा की गई कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, और अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब ये है कि अस्पृश्यता को खत्म करना है एक बात, अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होती है अस्पृश्यता को लेकर तो क्या है, ये दंडनीय होगा। अगर आप ऐसे छुआछूत वाली भावना रखते हैं या उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये दंडनीय होगा। इतनी बात समझिए, बस आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा आर्टिकल 17 और आर्टिकल 35 संसद को ये शक्ति प्रदान कर देता है कि वो अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। यानी इसने कहा कि आर्टिकल 70 और 35 के तहत संसद जो है ना, अगर अस्पृश्यता से लेकर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए कानून बनाने का काम संसद को इन 2 आर्टिकल से मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये इन 2 आर्टिकल से संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि आप इसके अकॉर्डिंग इसके खिलाफ जो है कानून बना सकते हैं। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 में अधिनियम में जो है संशोधन कर इसका नाम क्या कर दिया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक अधिनियम बन गया था, कब 1955 में संसद ने बना दिया था, फिर उसमें क्या होता है थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाता है और इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम अब रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है 1977 में क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई और ये अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप छुआछूत कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको सजा मिल जाएगी। अब इसमें लिखा है 30 जनवरी 1990 को क्या होता है, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 अस्तित्व में आया। बस इतनी सी बात, अत्याचार निवारण। ठीक है, देखिए मतलब 30 जनवरी 1990 को कौन सा अधिनियम आता है, कौन सा कानून आता है, वो आता है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस अधिनियम या इस कानून का उद्देश्य है कि इसके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना। ठीक है, और इसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 में से संबंधित जो है अधिसूचना जारी की गई। ये सब गाइस इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त राहत और क्या है, पुनर्वास संबंधी नियम भी है। मतलब राहत, उनकी राहत के लिए, उनके पुनर्वास के लिए भी नियम है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इतना नहीं कोई पूछेगा। फिर इसमें लिखा है एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज एक्ट प्रचलित भाषा में 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज एक्ट कहा गया। यानी कि यहाँ पे भी एक अधिनियम आया है, अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम आया 1989, इसको ही बोला है एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ओके, तो वैसे आर्टिकल 18 स्टार्ट हो गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 70 अस्पृश्यता का अंत। अब हम बात करेंगे उपाधियों के अंत की। आर्टिकल 18 हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए 18 के अंदर भी बहुत सारे खंड है, 18(1), 18(2), 18(3) ऐसे करके। ठीक है, तो 18(1) में क्या है, इसने कहा राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगी। यानी कि आप देखते हैं कर्नल, जनरल, ठीक है, ये सब सेना से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये उपाधियां आपके पास रहेंगी। विद्या में जैसे आपका होता है प्रोफेसर हो गया, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो है उपाधियां रहेंगी। बाकी आप ये महाराजा अधिराज, राजा महाराजा टाइप जो उपाधियां हैं वो नहीं रहेंगी। ये आर्टिकल 18(1) कहता है। 18(2) क्या कहता है, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकते। मतलब अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी विदेशी राज्य है तो वो अगर आपको कोई उपाधि सर की या कोई ऐसी देता है तो आप नहीं ले सकते। पहले लोग ले लिया करते थे, अब नहीं ले सकते। अब है 18(3) में क्या, जैसे अब मैं क्या बताऊँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे सर लगा दिया करते थे आगे, कि उनको सर, फिर आगे लॉर्ड लगा दिया। हालांकि तो अंग्रेज़ों को ही मिली थी, भारत इंडियंस को नहीं मिलती। सपोज़ कि लॉर्ड अगर किसी को दिया जाए
तो जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, तो लॉर्ड एक उपाधि हो गई। तो ये सब इस तरह की नहीं मिलेगी अगर कोई विदेशियों से मिलती है तो। ठीक है। 18(3) में क्या, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। देखिए ये उसके लिए है, उपाधि धारण कर सकता है वो जो भारत का नागरिक नहीं है। ठीक है। अब शर्त है कि राष्ट्रपति की सहमति पर। हाँ, उपाधि तो आप धारण कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर। मतलब अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं और आप भारत में काम, यानी कि जो राज्य ना सरकार के अधीन अगर आप किसी लाभ या विश्वास के पद पर हैं तो आप उपाधि धारण कर सकते हैं, लेकिन तभी जब राष्ट्रपति आपको सहमति देता है। अब 18(4) में क्या है, भारतीय हो चाहे विदेशी हो। ठीक है। भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि, पद या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। सेम बात है। अभी देखिए सेम बात में थोड़ा सा अंतर क्या है। देखिए इस वाले में कहा गया था भारत का नागरिक नहीं हो, लेकिन इसमें ये कह दिया गया कि भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो, अगर आप भारत में काम कर रहे हैं सरकार के अधीन तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नोट लिखा है 1954 में क्या होता है, स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया है, ना कि उपाधि। मतलब जो अभी भी आप देखते हो ना पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। एक बात, हालांकि पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग पर मनाइए। मतलब ये जैसे बोलते पद्मश्री कंगना रनावत, पद्म विभूषण, आप ऐसे बोलते हो ना पहले ऐसे पहले आप पद्मश्री लगा देते हैं फिर आप नाम लगा देते हैं। तो कहीं ये काम करना नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। सपोज जैसे फेसबुक को आपने नाम लिखना है तो आपने लिखा पद्मश्री, ये पद्म विभूषण, ये पद्म, नहीं, आप अपना नाम लिखिए, ये काम आप नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ समानता को बढ़ावा देने के उपायों में से प्रमुख 3 उपाय निम्न है। पहला, औपचारिक समानता की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तीसरा, सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ये तो बकवास नहीं, इतना कोई खास नहीं पूछ रहे थे। आर्टिकल 19 से अब 22 तक हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आइए वापस चलते हैं ऊपर। तो कहानी शुरू हुई थी बहुत पहले, कई जन्म पहले की कहानी है, वहीं पहुंच जाते। देखिए हमने आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ लिया, राइट। 18 में हमने पढ़ा अभी उपाधियों का अंत। ठीक है, ये सब आता था समानता का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आपको किस किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली है ये आप पढ़ेंगे आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 से शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 19, अभिव्यक्ति अन्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं। ठीक है, जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं ना उसमें बड़े सारे खंड है, यानी कि 19(1), 19(2), 93(4), 19(5), 96 तक है। 6 खंड है, जिसमें से 19(1) के उपखंड के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताओ। मतलब इसने कहा 19(1), 19(2), 19(3) से लेकर 19(6) तक है। ठीक है, अब 19(1) के अंदर भी भैया 6 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, मूलतः 7 थी। मतलब 19(1) का, 19(1) खा, 19(1) ग, घ, ड़ा, चा, छा, ऐसे करके थी। टोटल 7 थी, लेकिन उसमें से 1 हटा दी गई। ठीक है, तो अब हो गई 6। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आगे समझ जाएंगे अब। तो इसने कहा और 19(2) से लेकर 19(6) तक इन पर लगने वाले युक्त निर्बंध बताए गए हैं। ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं। अब हम देखिए बात करेंगे। ओहो, कहाँ से हैं गाइस? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है वो देख लेते हैं पहले। इसमें लिखा है इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) का में वर्णित विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित कर दिया। मतलब पहले प्रेस पर बहुत सारे ना प्रतिबंध लग जाते थे गाइस, तो प्रेस को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी। 19(1) का में ना पहले क्या था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक केस आता है। तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 केस आता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है 19(1) का में ना जो आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है उसी में आप
ऐड कर दो प्रेस की स्वतंत्रता भी, बस इतनी सी बात। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय ने 1901 का में डाल दिया। मतलब जो मतदाता है ना, मतदाता का उम्मीदवार से संबंध की सूचना, ठीक है, तो उसका अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 1901 का में डाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व बताइए। अभिव्यक्ति की मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका क्या महत्व है। देखिए इसने लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल, महान राजनीतिक विचारक थे ये। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है आपकी, ऑन लिबर्टी, में 4 कारण बताए। कौन कौन से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में 4 कारण बताए। 4 बातें क्या क्या कही इन्होंने, ठीक है। किसी भी विचार पूर्णतः गलत नहीं, मतलब किसी भी विचार, कोई भी, सॉरी किसी नहीं, कोई भी विचार जो मतलब आपके मन में आया है वो पूरी तरह से गलत नहीं होगा। एक बात, जो हमें अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देते हैं तो इसमें छिपे सच्चाई के अंश को भी खो देते हैं। बकवास लिखिए, वैसे तो कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, हम इसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कैसे कोई नहीं पूछ रहा, बेकार की बात है। दूसरा कारण, पहले कारण में अंतर संबंधित है। इसके अनुसार सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता अपितु विरोधी विचारों के टकराव से जन्म लेता है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि प्री में ऐसा कुछ पूछने को नहीं है, ठीक है। हाँ, मेंस के लिए शायद अगर कुछ लाइन्स इसमें से लिखने को समझ में आ जाए, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जो विचार आज गलत प्रतीत हो रहा है वही सही विचार का उदय का कारण भी हो सकता है। ये अपने विचार लिखे इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विचारों का उपयुक्त संघर्ष ना केवल अतीत में ही मूल्यवान है बल्कि ये सतत रूप से हमेशा प्रासंगिक है। सत्य के साथ हमेशा यह चिंता जुड़ी रहती है कि कहीं ये विचारहीन या रूढ़िवादी उक्ति में ना बदल जाए, ठीक है। विचारों के संघर्ष में ही सत्य की विश्वसनीयता को मजबूती मिलती है। अब मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी दोस्तों। अंततः हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार वे विचार बाद में सत्य साबित हो जाते हैं जिसका संपूर्ण समाज द्वारा विरोध जताया गया था। अतः दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान और उसके लाभों से वंचित रह जाती है। आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं एक बार और, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात करी, चलिए, ये एक जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कुछ बातें लिखी थी अपनी बुक में, वो 4 बातें बता दी उन्होंने अपनी, मतलब उन्होंने कारण बता दिया कि स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके पक्ष में कुछ बातें बता दी उन्होंने कि क्या जरूरी, क्यों जरूरी। अब देखिए हमने कहा 19 जो है आपका 1901 से लेकर 1906 तक है, ठीक है। और हमने कहा था 1901 में भी स्टार्टिंग में जब संविधान बनता है तो इसमें 7 बातें लिखी हुई थी, 7 उपखंड थे, लेकिन अभी कितने हो गए हैं, 6, ठीक है। जैसे 1901 का, 1901 खा, 1901 गा, 1901 घा, ऐसे करके 6 हैं अभी, ठीक है। तो 1901 खा में क्या लिखा है, इसमें लिखा है शांतिपूर्ण। देखिए 1901 का में क्या, अभिव्यक्ति मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच था। 91 क में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करी गई। 91 खा में कहा शांतिपूर्ण व हथियार रहित, मतलब हथियार नहीं होना चाहिए, आप सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब लोग मिल के कुछ, अगर आप किसी टॉपिक पर बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के। 91 गा में क्या कहा है, संगम सहकारी समिति बनाने, मतलब अगर आप कोई समिति बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्या होता है कि 97वां संविधान संशोधन होता है जिसमें 91 गा में ना संगम था, सहकारी समिति जो जोड़ा गया है ना वो 97वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा सहकारी समिति को भी शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। चलो 91 ग हो गया। अब 91 घ, कैसी लाइन से याद रखिएगा, क में क्या है, ख में क्या है, खा में क्या है, आप सम्मेलन कर सकते हैं। ग में क्या है, आप सहकारी समिति संगम बना सकते हैं। घ में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं। 91 क नहीं सॉरी 91 वन अड़ा, इसमें क्या है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने बसने का अधिकार है, मतलब कि आप भारत में कहीं पे भी जाके अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। 91 छ, 19 वन छ, कोई
वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार, मतलब आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कितने हो गए, क से लेकर क, ख दूसरा हो गया, ग तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, छठा हो गया, हमने कहा 6 है। लेकिन जब संविधान बना था तो 7 था, तो एक कहाँ गायब हो गया, तो देखिए कहाँ गायब हो गया। हम जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हमने देखा था ना 91 च, ये था आपका संपत्ति का अधिकार, हमने पढ़ा था ये। और आर्टिकल 31, इन दोनों में बात करी गई थी संपत्ति का अधिकार, और इन दोनों को ही मूल अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो गाइस अब ये कब करा गया था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और उससे क्या होता है कि ये जो 19 चा में जो संपत्ति का अधिकार है उसको आप मूल अधिकार से हटा देते हैं, और उसको 301 का के तहत क्या बना देते हैं, विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना देते हैं। मतलब एक नया आर्टिकल लाते हैं 300 क में क्या करते हैं, इसको आप विधिक अधिकार यानी कि एक क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार बना देते हैं। मतलब पहले वो मूल अधिकार था, अभी कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब ये हो गया ना गाइस, उसके तहत मतलब अगर उसका उल्लंघन होता है ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सपोज कि आपके खेत हैं, बड़े सारे खेत हैं, जिसमें ये खेत आपका है, यहाँ से कोई सड़क गुजरनी है तो सरकार को आपकी ज़मीन चाहिए। अब भैया आप ज़मीन देने को तैयार ही नहीं है, आपका ये तो मेरा मूल अधिकार है, मैं कैसे दे दूँ, अपनी संपत्ति में दे ही नहीं सकता। तो भैया और सड़क बनानी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सरकार ज़बरदस्ती तो आपसे ले भी नहीं सकती, पैसा दे के भी नहीं ले सकती अगर आप नहीं देना चाहते तो फिर ये है कि आप कहोगे मैं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाऊँगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी, तो इसे बना दिया कानूनी अधिकार। अब ये है कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट ये सब लेकर टुचपुट बातें लेके नहीं जाएंगे। हाँ ये है कि किसी तरह से आप अपनी ज़मीन दे देंगे, पैसा ले लेंगे, मुआवजा ले लेंगे और ज़मीन दे देंगे। अब मूल अधिकार से हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। उपरोक्त स्वतंत्रताओं पर क्या है 19(2) से लेकर 19(6) तक की गई युक्तियुक्त निर्बंधों की घोषणाएं निम्न है। तो हमने देखो क्या पढ़ा, 19(1) पढ़ा, ठीक है। अभी तक 19(1) में हमने क ख ग घ ड़ छा पढ़ा, चा गायब था उसको आप छोड़ दिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 19(2) पढ़ेंगे। तो 19(2) इसमें 19(1) का पर लगने वाले निर्बंध के आधार, तो मतलब गाइस यहाँ पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने पढ़ी थी कि कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन भी हो सकती है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते। अगर वो बात आपकी भारत की सुरक्षा संप्रभुता पर आती हो तो आप नहीं कह सकते। न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते। मानहानि नहीं। लोक व्यवस्था से रिलेटेड हो गया। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और क्या है शिष्टाचार और सदाचार, यहाँ अपराध उद्दीपन इससे रिलेटेड, ये सब निर्बंध के आधार है इन पे, ठीक है। मतलब इस वाले आर्टिकल पे निर्बंध लगने के आधार ये हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इधर जैसे लोक व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको चुप करा दिया जाएगा कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ अगर मैत्रीपूर्ण संबंध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है अगर आपके कुछ कहने पर, ठीक है, तो आपको चुप करा दिया जाएगा। शिष्टाचार सदाचार पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके कुछ गलत कहने पर तो आपको चुप करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 19(2) में 19(3) में क्या है, 19(3) में है कि 19(1) ख में आपने पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन बिना शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के, ये था। तो इसने कहा 19(3) में क्या कहा गया, जो आप सम्मेलन पर मतलब उस सम्मेलन पर लगने वाले निर्बंध की बात करी गई, तो उसका आधार क्या होगा, कब आप सम्मेलन नहीं कर पाएंगे, जब भारत की संप्रभुता अखंडता पर पॉइंट होता है। तो अगर आप जाके कुछ ऐसा कहने लगे कि भारत की संप्रभुता पर फर्क पड़े या अखंडता पर फर्क पड़े तो आपको रोक दिया जाएगा। लोक व्यवस्था पे कोई फर्क पड़ता है तो आपको रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पे 19(4) में क्या कहा गया, 19(1) गा में जो कहा गया था उस पे लगने वाले निर्बंध के आधार क्या है। 91 गा में कहा गया था कि आप संगम या सहकारी समिति बना सकते हैं। तो ये आप कब नहीं बना सकते, जब सदाचार की कोई बात आए, कि आप ऐसा कुछ बनाए सदाचार से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पे कोई, भारत की संप्रभुता अखंडता पर कोई परेशानी आए, तो आप सम्मेलन या मतलब संगम नहीं बना सकते, सहकारी समितियां नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ देखिए
अब यहाँ पे घ और अड़ा में क्या कहा गया था? घ में क्या कहा गया था? भारत में कहीं पे भी घूम सकते हो। अड़ा में कहा गया था कहीं पे भी रह सकते हो। तो 1905 में क्या कहा गया कि आप ये काम कब नहीं कर सकते, मतलब कहीं पे भी नहीं घूम सकते, कहीं पे भी नहीं रह सकते। ये तब तब होगा जब साधारण जनता के हित में हो। मतलब अगर जो साधारण जनता के हित में ना हो आपका घूमना, ना हो आपका रहना, तो आपको रोक दिया जाएगा। कि किसी अनुसूचित जनजाति यानी किसी एससी ट्राइब, मतलब क्या बोलते हैं वो जनजातियां हैं, उनके हित के संरक्षण में अगर नहीं होगा तो आपको उस जगह नहीं जाने दिया जाएगा जहाँ जनजातियां रहती हैं, उस जगह नहीं रहने दिया जाएगा जहाँ पे जनजातियां रहती हैं। मतलब वहाँ जाने से और रहने से रोक दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 1905 में कहा गया। अब 1906 में क्या कहा गया? 1906 में कहा गया कि ये हमने पढ़ा था 1916 में क्या पढ़ा था? तो 1916 में हमने, हाँ, तो कि गाइस आपको कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, हाँ, लेकिन हाँ, कोई भी व्यापार आप कब नहीं कर सकते, मतलब कब आपको रोक दिया जाएगा? जब वो साधारण जनता के हित में ना हो। सपोज आप ड्रग्स बना बना के बेचने लगे, नहीं, ये नहीं कर सकते। किसी वृत्ति व्यापार के लिए तकनीकी अर्हता निर्धारित करना, ठीक है, मतलब कि एक टेक्नोलॉजी, मतलब सपोज आप कहो कि मैं तो परमाणु बम बनाने लगूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। सेटेलाइट आप नहीं बना सकते। ये किसी कोई भारत सरकार मतलब या तो भारत सरकार के ही उपक्रम हो, या वो अगर किसी को कह देती, हर कोई ये काम नहीं कर सकता कि भाई आप कहो कि मेरी तो वो है फंडामेंटल राइट्स है, मैं तो कोई भी व्यापार कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ आर्टिकल 19(1) छा के तहत। नहीं गाइस, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये नागरिकों को व्यापार व्यवसाय से पूर्णतः अंशतः इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण के पक्ष में हो। मतलब कोई एक ऐसा व्यवसाय जो जिसपे सिर्फ सरकार ही काम कर सकती हो, जैसे इसरो है, जैसे आपका DRDO है, ठीक है, तो ये जो काम करती है वो उस पर जो है सरकार का एक अधिकार ही रहेगा, नियंत्रण रहेगा। साथ ही कोई भी ऐसा कार्य जो अनैतिक है, जैसे कि महिला बच्चों के खतरनाक कार्यों में लगना, तो इस पे आपको सरकार रोक सकती है कि महिलाओं को मत लगाओ या बच्चों को मत लगाओ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो हम जो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े हैं वो कहाँ से पढ़े? तो पढ़े हम 19, 20, 21 और 22 है ना। तो 19 हमने पढ़ लिया, अभी 19 में बहुत सारा पढ़ लिया हमने। अब 20 में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। तो 20 में आर्टिकल 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित ना कर सके, ठीक है, मतलब राज्य आपको पकड़ ले और दंडित कर दे, मतलब सरकार आपको पकड़ ले और दंडित कर दे, तो ऐसा ना हो, इसके लिए है आर्टिकल 20, ठीक है। आइए, इसके 3 भाग हैं। 21 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब किसी कानून को अतीतकालीन प्रभावी तिथि से लागू करना। मतलब सपोज कि आज की डेट है 20 तारीख, ठीक है, और आपने जो आज 20 तारीख को एक कानून बना है, कानून बना है क, ठीक है, आपने इस कानून से रिलेटेड जो दंड किया था ना वो 18 तारीख को किया था, ठीक है, उस वक्त ये कानून नहीं था, तो आपको इस कानून के तहत दंड नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दंड आपने, मतलब ये आपने अपराध 18 तारीख को किया था, कानून बना है 20 तारीख को, तो आपको सजा नहीं मिल सकती, यही है। इस लगा ये आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो। मतलब आपको तब तक सजा नहीं मिलेगी किसी दंड के लिए जब तक कि उस दंड पर कानून उस वक्त ना हो। हाँ, उसके 2 साल बाद बन जाए और आपने वो काम 2 साल पहले किया हो तो आपको उस पर दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त वो कानून नहीं था जब आपने दंड किया। आगे बढ़ते हैं। 20(2) में क्या लिखा है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कि एक बार अगर आपको किसी अपराध के लिए दंड मिल गया है तो दोबारा उसी अपराध के लिए दंड आपको नहीं मिलेगा। ये निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, ठीक है। विभागीय और प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। देखिए, न्यायिक दंड आपको नहीं दिया जा सकता 2 बार, लेकिन हाँ, विभागीय और प्रशासनिक दंड की बात करें तो ये हो सकता है, दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 कहते हैं अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। मतलब आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। सपोज कि आप कटघरे में खड़े हैं और आपसे कहा जाए आपने मारा, और आप कह दो हाँ मैंने ही मारा, मतलब आपने पुलिस को गवाही दी हाँ मैंने ही मारा है, और आप कटघरे में आके कुछ और बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, ठीक है, देना दे सकते, लेकिन ये हो सकता है कि आपसे ज़बरदस्ती करवाया गया होगा। तो इस पे 3 शर्त।
पहला क्या है, आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो, ठीक है, और विचार की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो सकता है ऐसा कि मतलब पुलिस ने जबरदस्ती करी हो, उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया, मतलब वही सब बातें हैं कि आप अपने विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकते हैं, कि हो सकता है कि पुलिस ने आपको जो पेपर पे लिखवाया कि हाँ मैंने ही मारा, ये हो सकता है जबरदस्ती करवाया हो, ठीक है। तो हम जो स्वतंत्रता, फ्रीडम, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं गाइस, स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए 19, 20, 21 और 22 था, तो 19 हम कर चुके, 20 कर चुके, 21 देखिए क्या है। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का संरक्षण, ठीक है। देखो अब आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब कि कानून में अगर लिखा है कि आपको फांसी दी जानी चाहिए तभी आपको फांसी दी जा सकती है, बिना कानून के आपको फांसी या आपको मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, आपको गोली नहीं मारी जा सकती, ठीक है। कानून में अगर ऐसा लिखा है, आपने कोई ऐसा काम किया है, तभी आपका जीवन आपसे लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। न्यायालय द्वारा A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले के अनुसार आर्टिकल 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, लेकिन 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ में आर्टिकल 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जो है जीवित रहने तक नहीं। अब देखिए क्या हुआ था ना गाइस, कि सपोज आपको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो यहाँ पे एक केस हुआ A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, यहाँ पे एक केस हुआ, ठीक है। अब कहा कि भैया आप एक व्यक्ति हैं, आपने कोई अपराध किया, आपको जेल में डाल दिया। अब भैया जेल में डाल दिया और आपके पास एक अधिकार है आर्टिकल 21, जीवन का जीवन मतलब जीवन का अधिकार है आपके पास, मतलब आपको कोई मार नहीं सकता। मतलब अब यहाँ पे जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है जीवित रहना, ठीक है। मतलब A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य में जीवन का मतलब था कि जीवित रहना, भैया आप जेल में हैं, जीवित हैं, बस चाहे मर मर के जी रहे हो लेकिन आप जीवित हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ये यहाँ वाले केस में इतना ही था, जीवन का मतलब आप जीवित रहो, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है, 1978 में एक केस आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। अब इसने कहा कि भैया ये जो जीवन का अर्थ है ना आर्टिकल 21 में, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। जीवन का मतलब इतना ही मत रखो कि जीवित रहना, मतलब कि जेल में आप हो, चाहे गंदी संदी जगह पे आप रह रहे हो, चाहे मर मर के रह रहे हो और आप जीवित हैं, तो मतलब जीवन का अधिकार है आपके पास, नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो अब इसको जीवन के अर्थ को जीवित रहने से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब क्या बढ़ा दिया गया कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, मतलब तमीज से, अच्छे वातावरण में, साफ सफाई में, ऐसे करके जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो, अर्थात आदि जो है आपका आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया। मतलब सिर्फ जेल की बात नहीं करूँ, अगर मैं बाहर की बात करूँ तो जीवन का अधिकार है, तो मतलब कैसे भी नहीं। हाँ, तमीज से अगर आप जीवन जी रहे हैं तो आर्टिकल 21, अगर आपको तमीज से जीवन जीने को नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है ना अपने आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि ना मुझे खाना मिल रहा है, ना मुझे भोजन, मतलब रोजी रोटी नहीं मिल रही, भोजन नहीं मिल रहा है, साफ सुथरी जगह नहीं मिल रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके एक मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मानवीय गरिमा के संदर्भ में 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कांट का कथन निम्न प्रकार का है। मानवीय गरिमा के संदर्भ में कैंट ने कुछ बोल दिया, क्या बोला, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा, ठीक है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो उसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है, ठीक है। भैया मैं इसे समझाऊंगी नहीं, ठीक है। उपयुक्त कथन गरिमामय बर्ताव को नैतिकता से पेश आने के अर्थ में संदर्भित करता है, ठीक है। कैंट ने ऐसी कुछ बात कह दी थी। IAS की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप समझिए, इसको नहीं समझना है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर PCS तक ही सीमित है आप तो। यहाँ पे लिखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक हो गया आपका यथोचित विधि प्रक्रिया, ठीक है। तो गाइस इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून के द्वारा कोई
प्रक्रिया बनाई गई हो। तो ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, एक बात। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को बोला गया है कि संसद सर्वोच्च है। हमारे यहाँ तो न्यायपालिका। अब इस संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। ठीक है। मतलब कि अगर संसद कोई विधि बना देती है, न्यायपालिका को लगता है गलत है, तो न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कह दे कि ये गलत है। भारत में ऐसा नहीं है लेकिन। ठीक है। ब्रिटेन की कहानी। अब यहाँ लिखा है यथोचित विधि प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान की विशेषता, ये मतलब इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता और सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। न्यायपालिका को सर्वोच्चता मिली गई है, सम्यक उचित विधि को स्थान मिला है। ठीक है। अब यदि अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी कि अगर जो विधायिका है वो अगर कोई ऐसा कानून बना दे जो गलत है, असंवैधानिक है, तो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक कह सकती है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है लेकिन अमेरिका में ऐसा है, भारत में भी ऐसा है। ठीक है। तो हमने दो बातें यहाँ पे पढ़ी हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बातें हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 के संदर्भ में उच्च और उच्चतम न्यायालय के फैसले क्या हैं। तो गाइस अभी थोड़ी सी वीडियो को ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, 45 मिनट की हो गई है। तो गाइस अभी यहाँ पे रहने देते हैं और बाकी का जो ना, क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है ये भी, तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। घटना चक्र की वीडियो के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। और गाइस ये पॉलिटी की जो बुक है ना हमारी, ये देखिए दृष्टि की एक बुक इनफ होती है। अगर आप दृष्टि की क्विक बुक पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको कुछ ज़रूरत है। इसमें सब कुछ मिलता है, सब कुछ। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी का जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।